आज इस क्लास में हम ऋग वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के थ्रू आउट आप इस ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख सकते हैं। स्टार्टिंग में जब आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस बुक के कॉन्सेप्ट को समझना, फैक्ट को क्लियर करना आपके लिए काफी डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी के फैक्ट से क्वेश्चंस पूछने का जो मल्टीपल अप्रोच होता है, मल्टीपल एंगल होता है, आप उससे भी सीख पाएंगे। इस एनसीईआरटी की बुक के भीतर किस चैप्टर पे, किस टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, यानी आप अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, ये अप्रोच भी आपको सीखने को मिलेगा। यदि आपको ये एनसीईआरटी की बुक समझ में नहीं आती और शॉर्ट नोट्स बनाना आप नहीं जानते तो धीरे धीरे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना भी आ जाएगा और ये एनसीईआरटी की बुक भी आपको समझ में आने लगेगी यदि आप इस क्लास को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं और प्रत्येक वीडियो को आप पूरा देखते हैं। ये नहीं कि आप बीच में छोड़ देते हैं, आप पूरा देखते हैं और उसको सही तरीके से फोकस होकर के आप देखते हैं और उसके प्रत्येक कॉन्सेप्ट को और फैक्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। आज का जो फोकस पॉइंट होगा वो ऋग वैदिक काल के थ्रू आउट इंडो आर्यों के आगमन का होगा। यदि हम आर्यों की बात करें तो आर्यों के बारे में हमने इससे पहले के चैप्टर में आपको बता दिया है। इस ओल्ड एनसीईआरटी बुक में ऋग वैदिक काल से पहले का जो चैप्टर आर्यों के बारे में दिया है उस चैप्टर को हमने पढ़ा दिया है। तो उसके प्रत्येक कॉन्सेप्ट और उसके प्रत्येक फैक्ट का डिस्कशन हमने किया है, तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो यदि आप फर्स्ट टाइम आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ऋग वैदिक काल की वीडियो को, और आपने इससे पहले का जो चैप्टर हमने आर्यों के बारे में पढ़ाया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है और आप इस चैप्टर पे अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, इस चैप्टर पे आप अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, इसके फैक्ट को क्लियर करना चाहते हैं सही तरीके से, तो इससे पहले जो चैप्टर हमने आर्यों के बारे में बताया है उसके वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। उसके वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। उसके थ्रू आर्यों के बारे में जो कॉन्सेप्ट, जो फैक्ट का एनालिसिस हमने किया है प्रत्येक वीडियो में, वो आपको सही तरीके से समझना है, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उसके फैक्ट को, तब जाकर के ये चैप्टर आपको सही तरीके से, सही अप्रोच से और समझ में आएगा। क्योंकि प्रत्येक चैप्टर, जब आप एक चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर पे जाते हैं, जो दूसरा चैप्टर होता है वो फर्स्ट चैप्टर से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड होता है। और यही जो कनेक्टिविटी का अप्रोच होता है, इसी कनेक्टिविटी के अप्रोच से आप शॉर्ट नोट्स बनाना सीख पाते हैं। जब तक आप एक चैप्टर के भीतर के जो प्रत्येक टॉपिक्स हैं उनको आप कनेक्ट करना नहीं आता है और दूसरे चैप्टर को पहले चैप्टर से कनेक्ट करना आपको नहीं आता है, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं सीख पाएंगे। तो इस प्रत्येक क्लास में आपको ये भी कनेक्टिविटी का भी अप्रोच आपको देखने को मिलेगा। तो आर्यों के बारे में जो चैप्टर इसमें दिया गया है ऋग वैदिक काल से पहले, उसको हमने आपको सही तरीके से उसके प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, उसके प्रत्येक फैक्ट का एनालिसिस हमने किया है। तो आप जाकर के उससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। सभी वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल है, उपलब्ध है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडो आर्यों के आगमन के बारे में। तो इंडो यानी आर्यों का जो आगमन हुआ, आर्य जो है मध्य एशिया के दो क्षेत्रों से आते हैं। आर्य जो है भारत में मध्य एशिया के दो क्षेत्रों से आते हैं। आप यदि क्लास डेली देखते होंगे तो आपको पता होगा कि जो मध्य एशिया का टर्म है, ये कीवर्ड है बार बार जब से मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ये बार बार आता है मध्य एशिया। तो ये जियोग्राफी का टर्म है, आपको पता होना चाहिए कि विश्व के मैप में मध्य एशिया कहां पे है। तो यदि आपको पता है कि विश्व के मैप में मध्य एशिया कहां पे है तो ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि विश्व के मैप में मध्य एशिया कहां पे है, तो इसके लिए आपको अभी इसी टाइम जो आप क्लास को देख रहे हैं, तो इसी टाइम आपको विश्व के मैप में आपको ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में मध्य एशिया कहां पे है और कौन कौन से देश मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें आर्यों की, तो आर्य जो है भारत में मध्य एशिया के दो क्षेत्रों से आते हैं। एक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, एंड्रानोवा कहा जाता है, और दूसरे क्षेत्र को हम बैक्ट्रिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, यानी शॉर्ट में कहें BMAC के नाम से जानते हैं। एंड्रानोवा संस्कृत को हम प्रोटो इंडो ईरानी भी कहते हैं। एंड्रानोवा को हम प्रोटो इंडो ईरानी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? एंड्रानोवा को हम प्रोटो इंडो ईरानी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि आर्य जीवन के जो सभी महत्वपूर्ण तत्व हैं,
आजीवन के जो सभी महत्वपूर्ण तत्व हैं वो आपको एंड्रानोवा संस्कृत में देखने को मिलता है। वो सभी महत्वपूर्ण तत्व, आजीवन के जो सभी महत्वपूर्ण तत्व हैं वो आपको एंड्रानोवा संस्कृत में देखने को मिलता है। अब हम जानेंगे कि आजीवन के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से, इसमें क्या क्या आते हैं। घोड़े का उपयोग, स्पोक वाले पहियों का व्यापक उपयोग, अंतिम संस्कार आर्यों की महत्वपूर्ण विशेषता थी, स्वास्तिक आर्यों की महत्वपूर्ण विशेषता थी, भूमिगत निवास आर्यों की महत्वपूर्ण विशेषता थी, सोमपेय आर्यों की महत्वपूर्ण विशेषता थी, भोजपत्र आर्यों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो आर्य जीवन की ये जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, घोड़े का उपयोग, स्पोक वाले पहियों का व्यापक उपयोग, अंतिम संस्कार, स्वास्तिक, भूमिगत निवास, सोमपेय, भोजपत्र, इन सभी के बारे में हमने आर्यों का जो चैप्टर पढ़ाया है, इन सभी के बारे में वहां पे हमने डिटेल से इसके प्रत्येक कॉन्सेप्ट को और इसके फैक्ट को हमने डिटेल से विस्तृत रूप से क्लियर किया, कवर किया है। तो ऐसे में ये जो सभी पॉइंट्स हैं, ये इन सभी पॉइंट्स को हमने आर्यों के चैप्टर में, यानी ऋग वैदिक काल से पहले का जो चैप्टर आर्यों के बारे में दिया है, वहां पे हमने आपको सही इस तरीके से इसके कॉन्सेप्ट और इसके फैक्ट को बता दिया। अब आप देखिए, जब यहाँ पे हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही अप्रोच क्या होता है। अब आप ऋग वैदिक काल के भीतर जो इंडो आर्यों का आगमन आप पढ़ रहे हैं, इन इंडो आर्यों यानी आर्यों के बारे में ये जो पॉइंट है, ये सभी पॉइंट हमने आपको इससे पहले आर्यों के भीतर, आर्यों के जो चैप्टर पढ़ाया, आर्यों के बारे में जो चैप्टर पढ़ाया, वहां पे हमने बता दिया है। अब ऐसे में आप देखिए, जब आप इस ऋग वैदिक काल में आप इस हेडिंग को देखेंगे, इंडो आर्यों का आगमन, तो इसमें बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट, बहुत से ऐसे फैक्ट होंगे जिसको आपने इससे पहले के आर्यों के चैप्टर में आपने पढ़ लिया है। तो ऐसे में फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से इन सभी पॉइंट को आप पहले से जान चुके हो। और हमने इनिशियली हमने कहा कि अगर आपको ऋग वैदिक काल के चैप्टर पे पकड़ बनानी है, तो इससे पहले जो हमने आर्यों का चैप्टर पढ़ाया है, उस चैप्टर पे आपकी बेहतर पकड़ आपकी होनी चाहिए। तो अब यहाँ यही होता है कनेक्टिविटी का अप्रोच होता है, जब आप कनेक्ट कर देंगे, जब इस ऋग वैदिक काल के चैप्टर को आप पहले यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम क्लियर करना है, तो आपके अंदर कनेक्टिविटी का अप्रोच होना चाहिए। आपके अंदर 10 पेज को 2 पेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो भी कर पाएंगे आप। 10 पेज को आप 2 पेज में तभी कन्वर्ट कर पाएंगे जब आप चैप्टर को कनेक्टिविटी के अप्रोच से आप पढ़ेंगे, तभी आप फोकस रिवीजन कर पाएंगे। जितने भी यूपीएससी टॉपर्स होते हैं, जो स्मार्ट स्टडी कहा जाता है, जितने भी यूपीएससी टॉपर्स होते हैं, उनकी यही अप्रोच होती है कि उनके अंदर ये कला, ये आर्ट, 10 पेज को 2 पेज में कन्वर्ट करने की आर्ट आ जाती है। वो कैसे आएगी? जब आप एनसीईआरटी के थ्रू आउट कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलते हैं और कनेक्टिविटी का अप्रोच आपकी स्टडी में देखने को मिलता है। तो अब ऐसे में इस इंडो आर्यों के आगमन के भीतर ये जो पॉइंट आपको बता रहे हैं, अब आप देखिए, इस पॉइंट को आप पहले से जानते हैं। अब आपको फिर ये पॉइंट आप इस चैप्टर के अंदर फिर इस पॉइंट को पढ़ने से आप बच जाएंगे, क्योंकि ये सभी पॉइंट आपके पहले से क्लियर है। दूसरा पॉइंट, तो इन सभी के बारे में, ये सभी पॉइंट हमने आर्यों के जीवन की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, इन महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में हमने आर्यों के चैप्टर में आपको सही तरीके से बता दिया है। तो यही होता है कि जब आप फर्स्ट चैप्टर को सेकंड चैप्टर से कनेक्ट करते हैं, तो आप पाएंगे, आप देखेंगे, जब फर्स्ट चैप्टर से सेकंड चैप्टर में जाएंगे, तो एटलीस्ट 50 से 60% चीजें आपको पुरानी देखने को मिलती हैं। आपको हर एक चैप्टर में आगे जाएंगे, अगर आपने सही तरीके से फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा है और आप दूसरे चैप्टर से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। आपको केवल 30 से 35%, 25 से 30%, 30 से 35% ही आपको नया पढ़ना पड़ता है। पीछे के पॉइंट ऐसे ऐड होते रहते हैं। जब ये पीछे के पॉइंट आगे के चैप्टर्स में ऐड होते रहते हैं, पीछे के चैप्टर के पॉइंट्स आगे के चैप्टर्स में जब ऐड होते रहते हैं, इसी अप्रोच से आप 60 पॉइंट्स बनाना सीख पाते हैं। यानी अगर आपने 100 पेज पढ़ा, अगर आपने इस एनसीईआरटी बुक के भीतर से 100 पेज पढ़ा, तो आप उस 100 पेज के 15 पेज में 60 नोट्स बना पाएंगे। उन 100 पेज को आप 15 से 20 पेज में कन्वर्ट करके आप 60 नोट्स बना पाएंगे। जो ये यही अप्रोच है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब हम बात करेंगे, हमने कहा कि जो आर्य है वो मध्य एशिया के 2 क्षेत्रों से आते हैं। एक को एंड्रानोवा संस्कृत के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे को हम किस नाम से जानते हैं? बैक्ट्रिया मर्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, शार्ट में इसको क्या बोलते हैं? BMAC। इसके अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आता है? अफगानिस्तान। इस BMAC में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब यहाँ पे जो तुर्कमेनिस्तान है और जो उज्बेकिस्तान है, ये प्रेजेंट टाइम में कहां पे स्थित है? मध्य एशिया में स्थित है। ये आपके जो तुर्कमेनिस्तान है और ये आपका जो उज्बेकिस्तान है, ये कहां पे स्थित है? मध्य एशिया में स्थित है। ये प्रेजेंट टाइम में ये देश जो आपके उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है, ये कहां पे स्थित है?
किस एशिया में स्थित है? मध्य एशिया में स्थित है। तो आपने देखा कि ये जो BMAC है इसके अंतर्गत कौन कौन क्षेत्र आते हैं प्रेजेंट टाइम में? अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और क्या आता है? उज्बेकिस्तान आता है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान को ऋग्वेद में अफगानिस्तान को किस नाम से जाना जाता है? अरया या हरया, और वर्तमान में जिसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं हैरात। तो ये जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। और अफगानिस्तान देश के भीतर कुछ जो क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्रों अफगानिस्तान के भीतर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लिए अरया या हरया शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसको हम हैरात के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो अरया या हरया या जो हैरात शब्द है, ये किससे संबंधित है? अफगानिस्तान से संबंधित है। ये कहां के क्षेत्र हैं? ये किस क्षेत्र में स्थित है? ये अफगानिस्तान में स्थित है। ये जो अरया या हैरान या हैरात जो क्षेत्र है, एक क्षेत्र का नाम है, ये कहां पे स्थित है? किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान से संबंध रखते हैं। अफगानिस्तान का उल्लेख कहां पे? ऋग्वेद में है। अफगानिस्तान का उल्लेख कहां पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और इस अफगानिस्तान के भीतर कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नाम क्या है? अरया या हरया, या किस नाम से जानते हैं? हैरात के नाम से जानते हैं। कुभा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कुभा नदी का उल्लेख हमें कहां पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और ये जो कुभा नदी है कहां पे स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। कुभा नदी का उल्लेख हमें कहां पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और ये जो कुभा नदी है ये कहां पे स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में हमें चीनी मिट्टी की वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अफगानिस्तान शहर में क्या प्राप्त होता है? चीनी मिट्टी की वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तो आपने देखा कि इस BMAC में अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कौन से क्षेत्र आते हैं? उज्बेकिस्तान आते हैं। अफगानिस्तान का उल्लेख आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। ऋग्वेद में एक महत्वपूर्ण नदी कुभा नदी का उल्लेख है। ये कुभा नदी कहां पर स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। अरया या हरया या हैरात ये किस कंट्री से संबंध रखते हैं? अफगानिस्तान से संबंध रखते हैं। ये अफगानिस्तान देश के भीतर के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के नाम हैं। इस BMAC को और किस नाम से जाना जाता है? बाहिल्का के नाम से जाना जाता है। इस BMAC को हम क्या कहते हैं? बहिल्का कहते हैं। बहिल्का का मतलब क्या होता है? बाहरी देश होता है। इस BMAC को किस नाम से जानता है? बाहिल्का के नाम से जाना जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? बहिल्का का मतलब क्या होता है? बाहरी देश होता है। बहिल्का शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में नहीं है। बहिल्का शब्द का उल्लेख, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, बहिल्का शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। बहिल्का शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। अब अगर हम कहें यूपीएससी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन, यहां से इस पॉइंट से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आपके सम्मुख एक स्टेटमेंट आया, जैसे यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का जो एंगल होता है, उसी एंगल से हम बात करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं बहिल्का शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यूपीएससी एग्जाम के एंगल से मैं बात कर रहा हूं। बहिल्का शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बहिल्का शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि यहां पे आप क्या सीख रहे हैं? बहिल्का शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। बहिल्का शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। हाँ, बाद के वैदिक ग्रंथों में मिलता है। बहिल्का शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, लेकिन बाद के वैदिक ग्रंथों में मिलता है। बहिल्का को एक राजा के नाम के रूप में भी जाना जाता है। इस बहिल्का को हम एक राजा के नाम के रूप में भी जानते हैं। बहिल्का को हम एक राजा के नाम के रूप में भी जानते हैं। इसके साथ साथ आप बहिल्का के बारे में और क्या देख सकते हैं? एक गुप्त काल का अभिलेख बहिल्का के विजेता होने का संकेत दर्शाता है। एक गुप्त काल का अभिलेख बहिल्का के विजेता होने का संकेत दर्शाता है। तो गुप्त काल चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, गुप्त काल का चैप्टर इस ऋग्वैदिक काल से कनेक्ट हो रहा है। यही होता है कनेक्टिविटी का अप्रोच। ये मैं 30 से 35 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आंसर्स के आधार पर बता रहा हूं।
जो परसेंट टाइम में क्वेश्चन बनने का जो अप्रोच है, आप देखेंगे एक क्वेश्चन के भीतर 3 to 4 5 चैप्टर को यूटिलाइज किया जा रहा है। एक क्वेश्चन बनाने के लिए 3 4 5 चैप्टर को यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप 3 4 5 चैप्टर को कनेक्टिविटी के अप्रोच से नहीं पढ़ रहे हो, समझ के नहीं, उसे कांसेप्ट क्लियर करके कनेक्ट करके नहीं पढ़ रहे हो, तो ऐसे में आप उस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। रटने से काम चलने वाला नहीं है। अगर आपकी रटने की टेंडेंसी है, रटने की प्रवृत्ति, आप केवल रटते हैं, समझते नहीं है, तो यूपीएससी और स्टेट पीसी एग्जाम क्लियर करना आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप कभी उसकी समरी नहीं बना पाओगे, आप उसकी शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाओगे। जब तक समरी और शॉर्ट नोट्स बनाना आपको नहीं आएगा, तब तक फोकस आपका नहीं बन पाएगा। तो वो अप्रोच मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस अप्रोच से आप शॉर्ट नोट्स बनाना आप सीख पाएंगे और एक फोकस रिवीजन आप कर पाएंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन को बनाने के लिए 4 to 5 6 चैप्टर को यूटिलाइज किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वैदिक काल का चैप्टर गुप्त काल से कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक गुप्त काल का अभिलेख बहलका के विजेता होने का संकेत दर्शाता है। एक गुप्त काल का अभिलेख बहलका की विजेता होने का संकेत दर्शाता है, क्योंकि आपने कहा है कि बहलका को हम एक राजा के नाम के रूप में भी जाना जाता है। बहलका शब्द का प्रयोग, जैसे हमने कहा, बहलका का मतलब क्या होता है, बाहरी देश होता है, और बहलका को हम किस रूप में भी जानते हैं, एक राजा के नाम के रूप में भी जानते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनने का या स्टेट पीसी एग्जाम में। अब यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो जो ऋग्वैदिक काल है इसकी टाइमलाइन जो है अगर हम देखें तो ईसा पूर्व 1500 से ईसा पूर्व 1000 के आसपास। ऋग्वैदिक काल की टाइमलाइन क्या है, ईसा पूर्व 1500 से ईसा पूर्व 1000 के आसपास। अब यदि हम बीएमएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, जिसको हम बैक्ट्रिया मर्सियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, तो ईसा पूर्व 1500 के आसपास बीएमएसी में हमें ईसा पूर्व 1500 के आसपास बीएमएसी में ईसा पूर्व 1500 के आसपास में किसका सबूत प्राप्त होता है। बीएमएसी को क्या बोलते हैं, बैक्ट्रिया मर्सियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। और इस बीएमएसी में ईसा पूर्व 1500 के आसपास हमें क्या किसका संकेत मिलता है, हमें घोड़े के उपयोग का संकेत मिलता है, स्पोक वाले पहियों का उल्लेख मिलता है, अंतिम संस्कार का उल्लेख मिलता है, स्वास्तिक के सबूत प्राप्त होते हैं, भूमिगत निवास के सबूत, सोमपे के सबूत और भोजपत्र के सबूत हमें प्राप्त होते हैं। इस बीएमएसी में ईसा पूर्व 1500 के आसपास में किसी से सबूत प्राप्त होते हैं, घोड़े के उपयोग के, स्पोक वाले पहियों के, अंतिम संस्कार के, स्वास्तिक के, भूमिगत निवास के, सोमपे के और भोजपत्र के। यहां से ईसा पूर्व 1500 के आसपास में ये सभी जो विशेषताएं हैं इसके संकेत हमें यहां से इस बीएमएसी से प्राप्त होते हैं। जो आर्यों की महत्वपूर्ण ये जो सभी है पॉइंट है, घोड़े के उपयोग, स्पोक वाले पहिए, अंतिम संस्कार, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग, भूमिगत निवास, सोमपे, भोजपत्र का उपयोग, ये सभी आर्यों के क्या एक विशेषता है। और हमने आपको पहले बता दिया कि इस सब के बारे में हमने आर्यों के चैप्टर से पहले बताया, वहां पे हमने काफी डिटेल में उसके प्रत्येक कॉन्सेप्ट और फैक्ट को हमने क्लियर किया है। यदि हम आर्यों के इनिशियल लोकेशन की बात करें, तो आपने देखा कि बीएमएसी से ईसा पूर्व 1500 के आसपास किसे संकेत मिलते हैं, इन सभी के संकेत मिलते हैं। और इनिशियल लोकेशन की यदि हम बात करें, जो इनिशियल लोकेशन है, इस इनिशियल लोकेशन में क्या क्या आता है, पूर्वी अफगानिस्तान आता है। आर्यों के प्रारंभिक लोकेशन में, आर्यों की जो प्रारंभिक लोकेशन थी उसमें क्या क्या आता है, पूर्वी अफगानिस्तान आता है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत आता है, पंजाब आता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आते हैं। आर्यों की प्रारंभिक लोकेशन में क्या क्या आता है, पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पंजाब आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है। अब नेक्स्ट हेडिंग, जो इस इंडो आर्यों के आगमन के भीतर एक पॉइंट दिया गया, आर्यों की भाषा। तो आर्यों की भाषा के बारे में हमने एक वीडियो बनाई है जो एटलीस्ट कम से कम 25 से 30 मिनट की है। आर्यों की भाषा पे हमने केवल एक वीडियो बनाई जो 25 से 30 मिनट की है, वो इसी चैप्टर, जब मैंने आपको आर्यों के चैप्टर के बारे में आपको पढ़ा रहा था, तो उसी चैप्टर के भीतर आर्यों की भाषा पर 25 से 30 मिनट का एक वीडियो है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार हमने इस आर्यों की भाषा पर 25 से 30 मिनट की वीडियो मैंने आपको बता दिया है। अब आप देख रहे हैं, अब इस चैप्टर के भीतर, एक वैदिक काल के भीतर जो आर्यों की भाषा
है, अब आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में इसका डिस्कशन कर लिया है। यही होता है कनेक्टिविटी का अप्रोच। अब ये नहीं कि आप उस चैप्टर में, अगर आप उस चैप्टर सही तरीके समझ के नहीं पढ़े तो फिर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन जैसे आपने देखा आर्यों की भाषा, तो आपका अगर आपने सही तरीके से पहले वाले चैप्टर में आर्यों की भाषा के कॉन्सेप्ट और फैक्ट को क्लियर कर लिया, अब आप इस चैप्टर के भीतर जो आर्यों की भाषा दी है आप उसको पढ़ने से बच जाएंगे, आपका टाइम क्या होगा, सेव होगा। यही अप्रोच होता है पढ़ने में। कनेक्टिविटी का अप्रोच यही होता है। कनेक्टिविटी का अप्रोच जो क्या होता है, आपकी नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करते चल। अगर आपको कनेक्टिविटी का अप्रोच आ जाता है, अगले चैप्टर को आपको पिछले चैप्टर से सही तरीके से कनेक्ट करना आ गया, उसके कॉन्सेप्ट उससे फैक्ट को कनेक्ट करना आ गया, तो आपके अंदर वो अप्रोच आ जाएगा जब आप 10 पेज को 2 पेज में कन्वर्ट कर पाओगे। और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके अंदर वो अप्रोच, वो एटीट्यूड होना चाहिए कि आप 10 पेज को 2 पेज में आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि जब आप शॉर्ट नोट्स बनाना सीख जाएंगे, और शॉर्ट नोट्स बनाना कब आप सीख पाएंगे, जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और चैप्टर को आप कनेक्टिविटी के थ्रू आप पढ़ रहे हो और मल्टीपल टाइम आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, प्री का और मेंस का। वही अप्रोच है जब आप शॉर्ट नोट्स बनाने के एबल हो जाएंगे, तो आपको इस क्लास के थ्रू आपको सीखने को मिलेगा ही। तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, और इसलिए आप इसके वीडियो को आपको पूरा देखने का प्रयास करना चाहिए अगर आपको सही तरीके से आपको तैयारी करनी है और यूपीएससी एग्जाम या स्टेट पीसीएस एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हैं। तो आई होप दैट ये क्लास आपको समझ आई होगी, और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।